हेलो डियर्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सगा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम लोगों ने शुरुआत की है जनरल पी ब्लॉक यानी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 3 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कशन किया था। जितने भी ऑक्साइड्स आएंगे उनका कितने टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक, ये सब और बहुत सारा जो भी पढ़ना था हमें, हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब 3 वीडियो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली आपको इन लेक्चर्स में। अगर आपने इन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज जो 4th वीडियो लेक्चर है उसमें हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे, मतलब पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। देखिए, पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13th ग्रुप से और 18th ग्रुप तक जाता है। तो 13th ग्रुप के हाइड्राइड्स बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे बोरॉन के हाइड्राइड्स को हम लोग बोरेन्स कहते हैं, लेकिन वो 11th का पार्ट है। ऐसे ही 14th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं, सिलिकॉन के हाइड्राइड्स होते हैं, सिलेंस बोलते हैं, लेकिन वो 13th और 14th ग्रुप वाले जो हाइड्राइड्स होंगे वो हम 11th वाले पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। 12th वाले पी ब्लॉक में 15th ग्रुप से स्टार्टिंग होती है। तो जो हाइड्राइड्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो 15th ग्रुप के पढ़ेंगे, 16th ग्रुप के पढ़ेंगे और 17th ग्रुप के पढ़ेंगे। 18th ग्रुप के हाइड्राइड्स नहीं होते हैं क्योंकि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप। तो क्या क्या वहां पे पढ़ना है वहीं पे हम आपको बता देंगे, सारी हेडिंग्स क्या क्या हमें पढ़ना होगा वहां पे। तो डालेंगे हम लोग हेडिंग हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे, चाहे तो आप एक लाइन लिख लें, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्राइड्स। वैसे तो हाइड्राइड्स भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है जो कि हम हाइड्रोजन नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। हाइड्राइड्स कितने टाइप के होते हैं, आयनिक या सॉल्ट लाइक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं, वो सब तो हाइड्रोजन में पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज पे हमें फोकस करना है 12th के हिसाब से पी ब्लॉक में जिस चीज पे फोकस करना है वो यहाँ पे हम फोकस करेंगे। तो यहाँ जो बात होगी वो स्टार्टिंग होगी हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप से। हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इनके हाइड्राइड्स आपको ये भी पता होगा। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, सबसे पहले हम जनरल फार्मूले की बात करें तो जनरल फार्मूला जो बनेगा EH3 बनेगा। E का मतलब क्या हुआ? E का मतलब है एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप, ये हो गया EH3। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या बनेगा के NH3, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक का SbH3 और बिस्मथ का बनेगा BiH3। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी, हमें इसमें पता लगाना है कि सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मतलब जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स और फिर उसके बेसिस पे क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, जो कि आपको पहले लेक्चर में ही सिखाया गया है, तो यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे वो 4 आएंगे, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। जब यहां पर बॉन्ड पेयर्स आप काउंट करोगे तो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 हैं, और जब लोन पेयर्स की बात करोगे तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से जब बॉन्ड पेयर्स को माइनस करते हो तो लोन पेयर्स मिल जाते हैं। लोन पेयर का नंबर 1 आएगा। हमने आपको पढ़ाया हुआ है sp3 में जब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर बनता है जाकर के वो होता है पिरामिडल। यानी यहाँ पर
जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल होगा। बना के आपको दिखाया है, लेकिन फिर भी छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देते हैं। नाइट्रोजन, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन 3 बनाए हैं जो हमने, ये एक प्लेन में नहीं है, एक पिरामिडल शेप में है, और ऊपर की तरफ ये होगा यहाँ पर लोन पेयर। ये यहाँ स्ट्रक्चर होता है। पहली प्रॉपर्टी के अंदर ही हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बॉन्ड एंगल बढ़ता है या घटता है, जो कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने कहा था आपसे, जब सेंट्रल और सराउंडिंग में से एक एटम सेम हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम सेम ग्रुप का है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि सराउंडिंग सेम ग्रुप का हो और सेंट्रल फिक्स हो जाए, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सराउंडिंग फिक्स है और सेंट्रल सेम ग्रुप का है। ऐसे केस में सबका स्ट्रक्चर एक जैसा आता है, सब में हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा होता है, सब में बॉन्ड पेयर लोन पेयर बराबर होते हैं, तो इसी वजह से स्ट्रक्चर सेम होता है। देखो फिर से एक बार बताते हैं, सराउंडिंग फिक्स सेंट्रल सेम ग्रुप का, या इसका उल्टा अगर ऐसा है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर्स सेम होंगे और स्ट्रक्चर सेम होगा। ऐसे केस में अगर हमें बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना पड़े तो हम लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड, जो कि आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया था। अब आप यहां कहेंगे सराउंडिंग एटम सेम है, जब आप NH3 से BiS3 की तरफ जाते हैं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सब समझाया है वहां पे, उस लेक्चर को देखोगे तभी समझ में आ पाएगा। यहां पर तो बस उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, जिससे जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो सेंट्रल एटम से दूर जा रहे हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स यानी बॉन्ड पेयर्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है और रिपल्शन घट रहा है। रिपल्शन घटने की वजह से बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। तो पहले पॉइंट के अंदर जब आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना पड़े तो यहां पे आप लिख दोगे कि जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आप कहेंगे यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, NH3 से BiS3 तक जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस यानी घट रहा है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस लिखिएगा, चाहो तो उसका एक लाइन 2 लाइन में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एक्सप्लेनेशन भी लिख दें। एक्सप्लेनेशन में सराउंडिंग एटम्स आर फिक्स्ड, फुल स्टॉप के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiS3, फिर कॉमा लगा के बॉन्ड पेयर्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, फिर कॉमा लगा के डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स इंक्रीजेस, कॉमा रिपल्शन डिक्रीजेस, हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ये पहला पॉइंट खत्म हुआ जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हमने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होते ये सब तो हमारे लिए ये पूरा का पूरा पहला पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। देखिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आप सबको पता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल है, हर जगह होता ही होता है। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। यहां से यहां जब आप जाओगे तो लगातार सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास बढ़ रहा है। नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक, उससे भी ज्यादा एंटीमनी। तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास बढ़ने की वजह से यहां से यहां तक मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है।
बट जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो pH3 और ASH3 से ज़्यादा होता है। तो ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मल प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है या एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है, तो आपको बता दें अमोनिया में क्या होता है। आप लोगों ने अगर 11th क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पर बन सकता है। तो बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट कम होने के बाद भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहां पर आता है, 2 से ज्यादा हो जाता है। तो वजह बताई जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH3 मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका रीजन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में आप थोड़ा सा लिखो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फुल स्टॉप के बाद विद इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद एन यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increases with increasing molecular weight, increases with increasing molecular weight, that is increases from NH3 to BiH3, increases from NH3 to BiH3, hence boiling point increases, boiling point increases। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा exceptional behavior of ammonia is due to, exceptional behavior of ammonia यानी NH3 is due to presence of intermolecular hydrogen bonding, presence of intermolecular hydrogen bonding between ammonia molecules। वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, वो सब आपको पढ़ाई जाती है केमिकल बॉन्डिंग में। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस आता है वो pH3, इससे ज्यादा ASH3, इससे भी ज्यादा यहां आएगा NH3। तो जो एबनॉर्मल या एक रूल तोड़ा है वो अमोनिया ने तोड़ा है। फिर आता है SbH3 और फिर आता है BiH3। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर है अमोनिया का वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट भी आप चाहो तो लिख लो। मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया सबसे आगे निकल जाता है ASH3, फिर आएगा SbH3, उसके बाद BiH3 और फिर आता है NH3। वजह वही है कि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और बेटा जी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम टेम्परेचर पे रहा होगा। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम टेम्परेचर पे होता है। तो टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका नंबर भी बढ़ जाता है। इस वजह से अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी की इनकी। और सॉल्युबिलिटी की जब बात की जाती है तो सॉल्युबिलिटी का जनरल मतलब होता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर से। तो लिखिएगा अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर एंड अमोनिया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर एंड अमोनिया। फुल स्टॉप के बाद अदर हाइड्राइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अदर हाइड्राइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी के बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लेंगे वो है यहां पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ले सकते हो या इसी को हम बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं कि किसका बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। मतलब आपने हीट करना शुरू किया,
आपने हीट किया, हीट करने पर क्या होगा, हीट करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर जो N और H के बीच बॉन्ड है वो टूट जाएगा, या P और H के बीच जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो जिसका बॉन्ड ज़्यादा टेम्परेचर पे टूटेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो बेटा जी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स में, याद रखो हमेशा जब आप यहां से यहां जाओगे तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब जानते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है, किस तरीके से आप दे सकते हो, N और H, ये जो लंबाई होगी यहां से यहां तक की बॉन्ड की, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो हुआ क्या, यहां से जब यहां तक गए तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ी। बॉन्ड लेंथ जब भी बढ़ती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट जाती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, यानी थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो यहां से यहां जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। लिखिएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम NH3 टू BiH3, यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा, डैश लगा के लिखो, साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, कॉमा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस मतलब बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, हेंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज पूछी ही गई हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम पूछा जाता है, सॉल्युबिलिटी कम पूछी जाती है, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन से क्वेश्चन आता है, थर्मल स्टेबिलिटी से आता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर से भी आता है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में ध्यान दें, ये हाइड्राइड्स हैं, जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं सबके सब रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन होता है। अगर ये हाइड्रोजन छोड़ देंगे और वो हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा जाकर के उसके साथ जुड़ गया, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो जिसके साथ जुड़ा उसका क्या हो गया, रिडक्शन, और हाइड्रोजन दिया किसने, इन्होंने, तो इनकी वजह से हुआ रिडक्शन। तो इनको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग इन नेचर। तो सभी हाइड्राइड्स, ऑल हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। सब हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, चाहे ये हो चाहे या कोई और हाइड्राइड्स हो। क्यों, क्योंकि दे हैव हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन छोड़ देंगे, हाइड्रोजन छोड़ देंगे, जिससे हाइड्रोजन जुड़ेगा जाके उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑल हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे देगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमें पता है NH3 से BiH3 तक जाते जाते थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, मतलब हाइड्रोजन को लीव करने की, हाइड्रोजन को छोड़ने की एबिलिटी बढ़ती है, जिससे क्या होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाएगी। तो लिखिएगा, एक नोट चाहे तो आप लिख लें, ऑल हाइड्राइड्स, ऑल का मतलब इनकी बात नहीं चल रही है, सभी हाइड्राइड्स, ऑल हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। वजह, बिकॉज हाइड्राइड्स कैन लीव हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्राइड्स कैन लीव हाइड्रोजन, कॉमा लगा के, व्हेन दिस हाइड्रोजन लिंक्स विद, when this hydrogen links with other element हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, when this hydrogen links with other chemical species, कॉमा लगा के, reduction of chemical species takes place, reduction of chemical species takes place। लिखिएगा, from NH3 to BiH3 ability of leaving hydrogen increases, ability of leaving hydrogen increases due to decreasing thermal stability, due to decreasing thermal stability
हेंस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th लेंगे यहां पर, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपका फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहां आप लिखिए डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, हेंस डिक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है भाई, ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी भूले ही जा रहे हैं, वो है बेसिक कैरेक्टर, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार पूछा गया है। बेसिक कैरेक्टर, अच्छा सी कॉमन हो गया, बेसिक कैरेक्टर। बेटा जी ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये सब बेसिक होते हैं। वजह क्या है, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर होता है और लोन पेयर होने की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये चेंज होने वाला है अभी केवल, चलिए यहीं पर समझा देते हैं बेसिक कैरेक्टर को। देखो भैया ये बेसिक क्यों है, जैसे अगर हम NH3 का एग्जाम्पल लें तो NH3 है, ये लोन पेयर है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट। ये लोन पेयर जब इसके पास जाएगा तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। तो ये जो NH3 है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस होता है, या अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे वो बेस होता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर हमें ये बताना पड़े कि ये हाइड्राइड्स बेसिक हैं, तो बेसिक क्यों हैं, तो लिखिएगा दीज हाइड्राइड्स या हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फुल स्टॉप के बाद दे कैन डोनेट लोन पेयर और एक्सेप्ट प्रोटॉन। मुद्दा यह है कि बेसिक कैरेक्टर यहां से यहां बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर इस मुद्दे पे बात की जाए तो आपको बता दें जो बेसिक कैरेक्टर होगा एक बार में हमें यह लगता है कि बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप NH3 से BiS3 की तरफ जा रहे हो तो जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है, बेसिक कैरेक्टर घटता है। अब केमिस्ट्री में पहले ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि बेसिक कैरेक्टर घट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेनेशन देना है। तो बेसिक कैरेक्टर घटने की वजह बताई गई कि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो लिखिएगा, ये तो आपने लिख ही लिया हाइड्राइड्स बेसिक क्यों हैं। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम NH3 टू BiS3, फ्रॉम NH3 टू BiS3 size of central atom increases, size of central atom increases, comma electron density decreases, electron density decreases। फिर
टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन डिक्रीजेस, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, विच इज मोर बेसिक, NH3 और PS3 एंड वाई। तो आपको आंसर देना था NH3 इज मोर बेसिक, बिकॉज फ्रॉम NH3 टू PS3, या इस तरीके से कहते फॉस्फोरस हैज मोर साइज देन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फॉस्फोरस इज लेस देन नाइट्रोजन, हेंस इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज लेस। तो इस तरीके से NH3 इज मोर बेसिक देन PS3। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। बेटा जी, तब हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप की। तो हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप, इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो H2E होगा, क्योंकि जो एलिमेंट होगा 16th ग्रुप का, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। इस तरीके से ये हाइड्राइड्स बन जाएंगे। फिर से हमें लगभग उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, 1-2 प्रॉपर्टीज़ को बदला जाएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ लगभग वही पढ़नी है। जब आप निकालोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 4 आएंगे। 4 का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। फिर बात होगी यहाँ पर बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 हैं, सब में 2 ही होंगे। लोन पेयर सब में 2 होंगे। सबका स्ट्रक्चर होगा वी शेप्ड, या इसी को हम कहते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। अगर बनाना पड़े तो यहां पे हम बना रहे हैं, देखिए ये सेंटर में O है, ये H है इस तरीके से, और ये यहां पर दिखाए जाएंगे 2 लोन पेयर। ये इनका स्ट्रक्चर आएगा। बॉन्ड एंगल फिर से वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेथड लगेगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम्स सेम हैं। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। जब सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूर जाएंगे, जिससे उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज आएगा। वजह आपको लिखाई जा चुकी है 2 बार। एक बार सेकेंड वीडियो लेक्चर में जहां पर बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन किया था, और दूसरी बार अभी 15th ग्रुप में। फिर आती है बात फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर की। तो जो वाटर होता है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, और जो अदर्स हैं वो सारे के सारे ये जो होते हैं अनप्लीजेंट, ये टी है, फॉल स्मेलिंग, पॉइजनस गैसेस होते हैं। देखिए फिर से ये पॉइंट थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। और वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ने से क्या होना चाहिए भाई, पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उनकी फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड की तरफ जानी चाहिए, जबकि एक लिक्विड है, बाकी सब क्या है, गैसेस। फिर से वजह वही है, क्योंकि जो H2O होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसकी कंडीशंस आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाई जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बेटा रीजन अगर एक्सप्लेन किया जाए तो फिर से वही आएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, यहां से यहां बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, वही वैंडरवाल फोर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी एबनॉर्मल बिहेवियर जो होगा वो किसका आएगा, H2O का। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में H2S से ज्यादा, H2SE उससे भी ज्यादा, H2TE और सबसे ज्यादा H2O है। तो इसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका रीजन भी आप लिखोगे, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O।
बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की तो फिर से वही आप लिखोगे, हम तो शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं, डिक्रीजेज आएगा। और डिक्रीजेज की जो वजह है वो है सेंट्रल एटम का साइज बढ़ना। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने से क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटने का मतलब बॉन्ड एनर्जी यानी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। आप पूरा ही लिखिएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, फिर से रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहां पर क्या आएगा, ये इंक्रीजेज होगा, वजह ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेंट्रल एटम, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। टेंडेंसी, थर्मल स्टेबिलिटी से आप स्टार्ट कर लो, फ्रॉम H2O to H2TE, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू लीव हाइड्रोजन इंक्रीजेज, हेंस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। अच्छा, यहां पर बेसिक कैरेक्टर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। ये H पॉजिटिव छोड़ सकते हैं, ये भी H पॉजिटिव छोड़ सकते हैं मौका पड़ने पे। वैसे तो H2O को न्यूट्रल माना जाता है क्योंकि ये H पॉजिटिव ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो फिलहाल ये H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए अभी फिलहाल इसको हम एसिड मान के चल रहे हैं। ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, सब ये एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव छोड़ सकते हैं। अब ये H पॉजिटिव छोड़ सकते हैं इसलिए एसिड है। कौन अच्छा एसिड होगा, जो H पॉजिटिव आसानी से छोड़ देगा। तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने से क्या होगा, H पॉजिटिव देने की एबिलिटी बढ़ जाएगी जिससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो लिखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, दे आर एसिडिक बिकॉज they can donate H positive, they can donate प्रोटॉन या H पॉजिटिव। फुल स्टॉप के बाद एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम H2O to H2TE। इसका एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम H2O to H2TE साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, कॉमा कॉमा लगा के लिखते जाइएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, फिर कॉमा लगा के बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, फिर कॉमा लगा के एबिलिटी टू लूज H पॉजिटिव इंक्रीजेज, एबिलिटी टू लूज H पॉजिटिव इंक्रीजेज, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। एक प्रॉपर्टी यहां पे रह जा रही है 7th, वो है डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट में आप लिखिएगा डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बात करते हैं बेटा हाइड्राइड्स ऑफ 17th ग्रुप की, शॉर्ट में ही पढ़ लेते हैं अननेसेसरीली, इसको लेक्चर को बड़ा नहीं कर रहे हैं। जनरल फार्मूला HE, E है 17th ग्रुप का एलिमेंट। एग्जाम्पल्स हो गए HF, HCl, HBr और HI। इनकी अगर फिजिकल स्टेट की बात करी जाए तो HF जो होता है वो लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, बाकी सब गैसेस होते हैं। फिर से यहां पर ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ HF इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है HF में, ये पढ़ने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लेन आप कर दोगे, सभी गैसेस हैं। एक पॉइंट ये बस आपको और लिखना है, सॉलिड स्टेट में HF के n मॉलिक्यूल्स जिगजैग मैनर में अरेंज होकर के HFN की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वही फिर से है, यहां से यहां बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। और फिर से HF का एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। मेल्टिंग पॉइंट में भी वही होता है, जब आप यहां से यहां जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बस इसका बिहेवियर एबनॉर्मल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर लाई करता है, ये आपको याद ही करना होगा, बाकी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। यहां से यहां जाओगे फ्रॉम HF टू HI
साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, हेंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। रिड्यूसिंग करेक्टर, हाइड्राइड्स तो होते ही हैं रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, वो आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, यहीं पे आप, चलो 6 तक तो ये हो ही गया, चलो लिख लो, देख लो। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कोरोसिव नेचर, यहां पे एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, सभी जो हैलोजन एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, केयरफुली हैंडल करना चाहिए, बॉडी से टच ना हो ये। HF हाईली कोरोसिव होता है, ग्लास पर भी अटैक कर देता है, इसलिए इसका यूज होता है फॉर इचिंग ग्लास। सुना होगा आप लोगों ने ये नाम। अच्छा, 7th प्रॉपर्टी जो यहां रह गई वो है इनका एसिडिक करेक्टर। तो जो एसिडिक करेक्टर होता है बेटा, आपको पता ही होगा, HF, HCl, HI, HBr सब एसिड्स होते हैं। एसिडिक करेक्टर को अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो आप कहोगे यहां से यहां तक जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, वही ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी। बॉन्ड स्ट्रेंथ या थर्मल स्टेबिलिटी घटने की वजह से टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव बढ़ती है और इसकी वजह से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। तो बेटा ये जो 12th में हाइड्राइड्स नाम का टॉपिक आता, 15th ग्रुप में आता, 16th में आता, 17th में आता, उसको हमने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही खत्म कर लिया है। तो अब जब आएगा तो हमें, जब हम ग्रुप स्टडी करेंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगी। तो बेटा जी क्या करना है आपको, इन सब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते रहना है। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट आपका होगा ही। बहुत सारे डाउट्स आपको दिए थे, डाउट्स नहीं सॉरी, आपको क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए गए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे ही। हो सका तो उसका वीडियो लेक्चर बना के डालेंगे, जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, सेकंड वीडियो लेक्चर में या थर्ड वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस दिए थे घर से करने के लिए, तो उनका लाइव डिस्कशन तो हम कर ही रहे हैं, और अगर हो सकता है तो उसका वीडियो भी बना के डाल दिया जाएगा। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को, और शेयर भी कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।